तो हम अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आपको इजाज़त दे तो हम कार्यक्रम आरंभ करें। एकदम आरंभ कर दीजिए। जी, चलिए बाकी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने माइक को म्यूट कर लें। आपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए ताकि हम कार्यक्रम विधिवत चला सके। जी दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारा यह हेलो फेसबुक जो साहित्य सम्मेलन है, जैसा कि पहले प्रत्येक सप्ताह अलग अलग विधाओं पर हम लोग केंद्रित होते थे और कई लोगों की सृजनात्मक व्यस्तता, पारिवारिक व्यस्तता बनी रही है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया, निर्मल कुमार देव जुड़ गए हैं, कि हम लोग क्यों ना, पहले तो मासिक सोच रहे थे लेकिन कई विधाएं छूट रही थी। हमारा मंच पहला ऐसा मंच है पूरे देश का जो आर्ट, कला, चित्रकला और संगीत को भी लेकर साथ चल रहा है। तो हमें लगा था कि ये छूट जाएगा, एक ऐसी विधा जिसको कोई भी संस्था नहीं जोड़ पा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए हमने अभी निर्णय लिया है कि 15-15 दिनों पर, यानी महीना का प्रथम सप्ताह और महीना का तीसरा सप्ताह, महीना का प्रथम सप्ताह हमारा होगा हेलो फेसबुक के चित्रकला, संगीत और कवि सम्मेलन, और हमारा जो तीसरा सप्ताह होगा जो आज है, हेलो फेसबुक के कथा, लघु कथा सम्मेलन। तो कहानी चूँकि लंबी होती है, कहानी हम 2-3 ही शामिल कर पाएंगे, बाकी लघु कथाएँ शामिल है। लघु कथा आज की सबसे सर्वाधिक चर्चित और गंभीर विधा हो गई है, पठनीय विधा हो गई है, इसलिए हम लघु कथा को उपेक्षित नहीं कर सकते, ना हम अपने इस कार्यक्रम से अलग कर सकते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको, और लेकिन पाठशाला जो हम लोग का चलता है, जिससे हमें सुख, जैसा कभी रश्मि लहर ने भी कहा कि हमें इससे कुछ सीखने को मौका मिलता है, तो इसलिए हमने उसे साप्ताहिक ही रहने दिया है, क्योंकि वो सामने आकर हमें इसमें कुछ काम नहीं करना है। जब फुर्सत मिले आप अपनी उस विधा की रचना भेज सकते हैं। तो हमारा पहला सप्ताह उसी चलेगा, पहला सप्ताह संगीत कला पर, दूसरा सप्ताह कहानी, तीसरा लघु कथा जो अभी चला था, और चौथा सप्ताह कविता पर। तो ये हमारा कार्यक्रम की रूपरेखा है। अब मैं आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बतला दूं कि आज हमारी जो अध्यक्ष है, जो लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार जुड़ी रही है पाठशाला, कहानी पाठशाला में भी और लघु कथा पाठशाला में भी, अध्यक्ष की भूमिका निभा रही है अनीता रश्मि जी। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, काफ़ी स्वागत करते हैं, हाथ सभी की ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं कि इतनी मेहनत का काम उन्होंने स्वीकार किया। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से भी कुछ लोग समय निकाल कर आएँ और इस अध्यक्ष भूमिका को निभाएं। हम मुख्य अतिथि वाला कार्यक्रम अभी फिलहाल टाल दिए है, क्योंकि समय उसमें बहुत अधिक लग जाता था। कभी किसी की पुस्तक पर चर्चा होगी तो हम उसे मुख्य अतिथि के रूप में जरूर बुलाएंगे, जैसा आप सुझाव देंगे। तो अनीता रश्मि जो आज की अध्यक्ष है, इसके बारे में आप पहले भी मैं बता चुका हूं कि वो बहुविधा रचनाकार है, समकालीन कहानीकारों में सम्मानजनक उनका स्थान है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में निरंतर वो प्रकाशित होती रही हैं और जीवन को गहराई से देखती समझती है। और वहीं वे उनकी रचनाएँ सामाजिक, पारिवारिक, हर तरह की रचनाएं वो लिख रही हैं। उनकी रचनाएं वक्त के सवालों से तीखी मुठभेड़ करती है, लोक चेतना को जगाने का काम करती है। अब तक 2 लघु कथा संग्रह, 2 उपन्यास, 6 कहानी संग्रह और कविता एवं यात्रा वृत्तांत की किताबें प्रकाशित हो चुकी है। लघु कथा का पोस्टर निर्माण और प्रदर्शनी में वो शामिल रही हैं। एक उनकी लघु कथा पर तो स्वयं मैं भी एक पोस्टर प्रदर्शनी बनाकर लगाया था। साहित्य अकादमी के साझा संकलनों में वो प्रकाशित है और उन्हें कई पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। सबका अलग अलग यहाँ पर बेचना करना संभव नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँ कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी, लघु कथा और कहानी के सशक्त रचयिता अनीता रश्मि हमारी आज की अध्यक्ष हैं। उनका हार्दिक स्वागत है और मैं अपेक्षा करूँगा कि यदि वो अपनी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत कर सके तो बड़ा अच्छा होगा, जैसा वो चाहेंगे। और प्रत्येक रचनाओं पर वे संक्षिप्त में टिप्पणी भी देते चलेंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं आज कार्यक्रम का आरंभ करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारी जो मुख्य अध्यक्ष के रूप में हमारी जो आज अनीता रश्मि जी है, पहले 2-4 शब्द, चूँकि आज कोई मुख्य अतिथि हम के रूप में हमारे मंच पर है नहीं, तो वो आज के समारोह के बारे में 2-4 शब्द बोले, उसके बाद हम कार्यक्रम आरंभ करेंगे। आज
का समारोह 15 दिन बाद आया। ऐसे तो आप लोग साप्ताहिक के आदी थे, लेकिन आदि इत्यादि के कारण ही 15 दिन पे आ रहा है, जिससे और अच्छा से जुड़ाव हो सके, लोगों को ज्यादा अवसर मिले और ज्यादा समय मिल सके कि वो अपनी रचनाओं को सही ढंग से लेके आ सके। और साप्ताहिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था कि लोग जुड़ने में मुश्किल होती थी हर सप्ताह। तो आज 4 कहानियां पढ़ी जानी है। मैंने तो पहले कहा था कि मुझे कहानी छोड़ दीजिए, तो उनका कहना नहीं, अध्यक्ष मेरे को तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो एक कहानी मेरी भी, 4 कहानियां और 10 लोगों कथाएं। तो सबका स्वागत, सभी लोग आए और अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसे जैसे लोग हमारे सामने नाम आया है, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा और उनमें से जो लोग कहानी पढ़ना चाहेंगे पहले से निकाल कर रख ले। कहानी 10 मिनट से अधिक की नहीं हो, ताकि सबको हम स्थान दे सके, यह मेरा निवेदन है। आप म्यूट करो, माइक म्यूट है। अच्छा, हाँ, मैं कह रहा था कि जितने रचनाकार लोग शामिल हैं, उनमें जैसे क्रमबद्ध लोग शामिल हुए हैं, उन्हें मैं बारी बारी से बुलाऊंगा। लेकिन जो लोग कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ सकते हैं, उन्हें प्राथमिकता पहले मिलेगी। लेकिन कहानी आप लोग पहले से चयन कर लें कि कहानी 10 मिनट से अधिक का ना हो, यह निश्चित कर लें ताकि हम सबको स्थान दे सकें। और कहानी आरंभ के पहले मैं लघु कथा के बारे में थोड़ा सा अपना विचार दे दूं। ऋचा वर्मा जी भी जुड़ गई हैं, जो आज की हमारी प्रभारी है। हार्दिक स्वागत है ऋचा वर्मा जी, बहुत समय पर आप जुड़ी हैं। तो दोस्तों, साहित्य के किसी भी विधा को हम गणित के आधार पर बांध नहीं सकते। बावजूद इसके हर विधा को अपना सिर्फ विधान होता है, एक आकार प्रकार होता है, उसका अपना एक स्वरूप होता है, उसे विधा की परिभाषा से समझ सकते हैं। लघु कथा का भी अपना एक व्याकरण होता है, अपनी भाषा शैली होती है। राजप्रिया रानी जी भी जुड़ गए हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। तो जैसा मैं कह रहा था कि अपनी भाषा शैली होती है, प्रत्येक विधा की अपना अपना आकार प्रकार होता है। और जब यह सच सब कुछ है, तो साहित्य की स्वतंत्र विधाओं की तरह लघु कथा की भी अपनी परिभाषा है। लघु कथा के समीक्षकों से लेकर स्वयं लघु कथाकारों ने भी लघु कथा की परिभाषाएं दी है। यह सच है कि प्राचीन काल के 6वें-7वें दशक से ही लघु आकार्य कथा के लिए लघु कथा शब्द ही प्राप्त होता रहा, किंतु आज लघु कथा एक विशिष्ट और स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। किसी भी तरह से यह कथा की उपविधा नहीं है, कहानी का संक्षिप्तीकरण भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने लघु आकार में व्यापक संप्रेषणीयता के एक सशक्त माध्यम है। लघु कथा का शिल्प सुगठित, सुडौल और सशक्त है। आज राज भोसा जी भी जुड़ गए हैं, जिसके बारे में पिछली बार हमारे अध्यक्ष महोदया परिचय दी थी। उनका हार्दिक स्वागत है। सपना चंदा भी जुड़ गई हैं। हजारी सी भी जुड़ गए हैं। आज काफ़ी श्रोता के रूप में लोग जुड़ रहे हैं। 15 दिन पर कैकअप होने का ये फायदा मैं देख रहा हूँ कि एक साथ कई रचनाकार वैसे भी जुड़े जो नहीं जुड़ते थे। तो लघु कथा के लिए शब्द सीमा या पढ़ने के लिए समय सीमा की बात बहुत पुरानी हो गई है। आजकल वरिष्ठ लघु कथाकारों से लेकर नए लघु कथाकारों तक की अधिकांश लघु कथाएं 400 से 1000 शब्दों के बीच लिखी जा रही है, जबकि 500 शब्द के आसपास तक की लघु कथा को एक आदर्श लघु कथा के रूप में देखी जाती है। तो लघु कथा की परिभाषा को ध्यान में देखें और पढ़ें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लघु कथा को लघु कहानी, छोटी कहानी, मिनी कहानी या अफसाना आदि कहना या लिखना बिल्कुल गलत है। और लघु कथा व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ है। लघु कथा के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूँगा, चूँकि आज कहानी पाठ भी होना है। तो हम सबसे पहले आज आमंत्रित करना चाहिए, आज सबसे पहले जुड़े भी हैं हमारे जयंत जी, जो अक्सर हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्षता के रूप में भी आते रहे हैं और भविष्य में हम चाहें कि वह अध्यक्ष भूमिका निभाए। तो जयंत जी की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है, कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। और वे सबसे बड़ी बात है कि उनकी कहानी जो इस तरह की लिखी जाती है कि पाठक उसे पढ़ता नहीं है, बल्कि उनकी कहानियाँ पढ़वा लेती है। तो आप खुद देखें कि वो जयंत जी की कहानी कैसी है। आज अध्यक्ष महोदय उस पर ध्यान रखेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ जयंत जी को अपनी एक कहानी के साथ। मंच को मेरा सादर नमस्कार। और अध्यक्ष महोदया के आज्ञा से मैं अपनी एक कहानी रख रहा हूँ। ये कहानी मैंने इस पटल पर पहले भी रखी थी। कहानी का शीर्षक है भूख की मृत्यु। बैठिए
आपका पूरा नाम? युगल किशोर। अपने विषय में कुछ, 3 भाइयों में मैं मंझला हूँ। बड़े ने 10वीं तक पढ़कर छोड़ दिया और छोटे वाले को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि नहीं रही। आपने मास्टर्स कहाँ से किया? 1 मिनट जयंत जी, 1 मिनट। ऋचा जी, आप अपना माइक को बंद कर लीजिए। खड़खड़ाहट आ रही है, उनकी कहानी को हम लोग बढ़िया सुन सके। जो भी लोग माइक खोलें, कृपया माइक को बंद कर लें। अब जयंत जी, आप कहानी पढ़िए। आपने मास्टर्स कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वहीं से डॉक्टर टी निगम की देखरेख में पीएचडी भी किया। डॉक्टर टी निगम? जी, वहीं डीयू में है। अब सब्जेक्ट मैटर से कुछ बताइए। ऑफ कोर्स, पूछिए सर। रुकिए सर, इन्होंने पीएचडी किया है, वह भी डॉक्टर टी निगम की देखरेख में। उन्हें पूरे देश में भला कौन नहीं जानता। पहले उसी के विषय में कुछ। हाँ, पूछिए मित्रा सर। युगल किशोर का साक्षात्कार चल रहा था और प्रश्न अंग्रेजी में पूछे जा रहे थे। युगल भी सभी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में ही दे रहा था। साक्षात्कर्ताओं ने जानना चाहा था कि उसके पीएचडी का विषय क्या था। युगल ने बताया था कि उसका रिसर्च फूलों के पराग कणों पर है और इस तरह का रिसर्च उंगलियों पर गिने चुने लोगों ने ही किया था। वे साक्षात्कार क्या लेते, सब उसकी बातों को ही सुनने लगे। कोई उसके थीसिस को देखता तो किसी के मन में नई नई उत्सुकताएं जन्म ले रही थीं। उसके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने के ढंग से सभी अभिभूत थे। घंटे भर का समय तो उससे बातें करते ही गुजर गया। सभी एकमत थे कि अब और किसी से साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बाहर खड़े और प्रतीक्षा कर रहे लोगों से साक्षात्कार की औपचारिकता का निर्वहन तो करना ही था। मैं धीरेन स्कूल में ही शिक्षक हूँ और प्राचार्य महोदय ने मुझे भी शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर वहां रहने कहा था। जिनका साक्षात्कार होना था उनकी सूची साक्षात्कार समिति के पास थी। योग्यता में युगल किशोर के बराबर कोई भी नहीं था। समिति के लोगों में यह कौतूहल भी था कि इतना पढ़ा लिखा यह विद्वान अभी तक कहीं नौकरी क्यों नहीं पा सका। एक विशेषज्ञ ने युगल किशोर से उसकी राय जाननी चाहिए। यदि हम लोग आपका चयन कर लेते हैं तो हमारे स्कूल में आप पढ़ाना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं सर, इसलिए तो इंटरव्यू देना आया हूँ। आप सोच समझ कर कहिए। सोच समझ कर ही कह रहा हूँ सर। आपकी नियुक्ति फिलहाल अस्थायी तौर पर ही होगी, और फिर शहर से इतनी दूर इस जंगल में, उससे क्या हुआ सर? आप लोग हैं, बच्चे हैं, और मुझे कहीं रहने के लिए एक कमरा तो मिल ही जाएगा। कमरे की कमी नहीं है, वह तो आपको स्कूल के कैंपस के अंदर ही हम लोग दे देंगे, बस और क्या चाहिए। लेकिन आपको इतने कम वेतन, खाने रहने, 2 दिन में काम आने भर रुपए तो मिल ही जाएंगे। मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है, मैं इस कम वेतन को भी स्वीकार करता हूँ। आप कब से क्लास लेना पसंद करेंगे? आप जब से कहें सर। आप बच्चों से मिल लीजिए। डायरेक्टर साहब ने मुझे संकेत किया। धीरेन्द्र सर, हम लोग यहाँ हैं ही, 10th क्लास के बच्चों का नुकसान हो रहा है, आप इन्हें उनसे मिला दीजिए और इनके रहने की व्यवस्था भी कर दीजिए। चाहे तो ये कैंपस में रहे या फिर जैसा आप ठीक समझे, या फिर सर को जो पसंद हो सब देख लीजिए। यस सर। मैं उठ खड़ा हुआ और युगल बाबू को साथ लेकर बाहर निकल आया। युगल जी के पास एक बड़े हैंडबैग के सिवा कुछ भी न था। मैंने उन्हें बच्चों से परिचित कराया। उन्होंने बच्चे से बातें की और अपने ज्ञान और वाक्पटुता से आधे घंटे में ही वे बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गए। बच्चों में इस बात की भी प्रसन्नता थी कि उनके उस विषय को पढ़ाने वाला व्यक्ति आ गया है जिसकी अब तक पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। मैं उन्हें चाय पिलाने ले गया। छुट्टी हुई तो वे थोड़ा चिंतित दिखाई पड़े। मैंने उनसे जानना चाहा कि क्या बात है, और उन्होंने बताया कि उन्हें नियुक्ति पत्र तो मिला ही नहीं है। मैंने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि जब डायरेक्टर साहब ने उन्हें क्लास लेने कह दिया है तो उन्हें नियुक्ति पत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कैसे नहीं करूं सर, मैं दूध का जला हूं, वो मेरा काम रहा सर। कल आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ इन जंगलों में आता ही कौन है। आप कहते तो ठीक है धीरेन्द्र सर, परंतु मन में खटका तो लगा ही रहता है।
आप चिंता नहीं करिए, कल मैं स्वयं बनवा दूंगा और आपको मिल भी जाएगा। मेरे क्वार्टर पर रुक जाइए, मैं भी अकेला ही रहता हूँ। पास में ही एक छोटा होटल है, कभी बना लिया करता हूँ और कभी होटल में भोजन कर लेता हूँ। दूसरे दिन जुगल जी के हाथों में नियुक्ति पत्र मिल गया तो उनकी चिंता दूर हो गई। उनका ज्यादातर समय दूसरों को सुनने में ही बीतता। वे बहुत ही कम बोला करते थे। हाँ, जब वे कक्षा में होते तब उनकी आवाज गूंजा करती और मुख से विद्वता के फूल झड़ते। अपने विषय पर उनकी गहरी पकड़ थी। उन्होंने बाहर रहना ही उपयुक्त समझा था। मैं भी बाहर ही रह रहा था। 2 दिनों बाद मेरे क्वार्टर के 3 क्वार्टर बाद एक अभिभावक ने उन्हें एक कमरा दे दिया। सप्ताह भर में वे मेरे काफी नजदीक आ गए। सप्ताह के अंत में शनिवार वाले दिन मैं उन्हें लेकर गंगटोक चला गया। हम लोगों का विचार था कि आज रात वहीं रुक जाएंगे। उन्हें भी उत्साह था कि अगले दिन गंगटोक घूम सकेंगे और फिर वापस लौटेंगे। वे अपनी, मेरी और अन्य लोगों की नियुक्ति के विषय में मुझसे प्रायः पूछते रहते। उनकी बातों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वे सब कुछ संदेह भरी नजरों से देखते थे। दिन के 4 बज रहे थे। हम दोनों ने केबल कार की सवारी की थी और सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा था, आप हर बात में इतना संदेह क्यों करते हैं सर? मेरी भी नियुक्ति अस्थायी ही थी और आज 10 वर्ष हो गए मैं अस्थायी हो गया हूँ। घर छूट गया तो क्या हुआ, रोटी मिल गई, बच्चे परिवार साथ है, और क्या चाहिए? क्या करूं धीरेन्द्र सर, जीवन में इतना उतार चढ़ाव रहा है कि सरलता से किसी का विश्वास नहीं कर पाता। 1 मिनट सर। युगल जी बगल की ढलान पर संभल कर नीचे उतरने लगे। मैंने उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बस अभी आया कहते हुए वे उतर गए। मैंने उन्हें सावधान किया कि जरा ध्यान रहे। तारलिंग के इस स्थान पर जहां हम बैठे थे वहां से केवल कारें आती जाती दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ हरियाली थी और उनके बीच घरौंदों की भांति बसा हुआ गंगटोक अपनी सुंदरता का आभास करा रहा था। वे मिनट भर बाद ही लौट आए। उनके हाथ में किसी पौधे की टहनी थी और उस पर नीले रंग का फूल खिला हुआ था। उन्होंने बताया कि यह उनके पढ़ाई से संबंधित है और बच्चों को दिखाने के लिए उन्होंने इसे तोड़ दिया था। मैंने अपना प्रश्न पुनः दोहराया तो उन्होंने अपनी करुण कहानी सुनाई। दुर्भाग्य या किस्मत का खेल सदैव इनकी राह में रोड़ा बनकर सामने आता रहा था। उन्हें पढ़ने में आरंभ से ही रुचि थी। बड़े हुए तो अर्थाभाव में पढ़ना संभव नहीं रहा। पिता से उन्होंने अनुरोध किया कि उनके हिस्से की जमीन बेचकर उनकी पढ़ाई के लिए रुपए का प्रबंध कर दें। पिता की इच्छा तो नहीं थी, जमीन भी ज्यादा नहीं थी। इसी प्रकार परिवार का भरण पोषण हो जाया करता था। परंतु युगल की लगन और उसकी प्रखर बुद्धि को देखते हुए पिता ने एक हिस्सा जमीन बेचकर उससे मिले हुए रुपए युगल को दे दिए। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टरेट भी उन्हीं पैसों से पूरा किया। एक बार शिक्षक के पद के लिए नियुक्तियां निकली तो युगल ने आवेदन किया और प्रतियोगिता में भी बैठे। प्रतियोगिता पास कर लेने पर उन्होंने साक्षात्कार भी दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उसे नौकरी मिल जाएगी, परंतु मामला कचहरी में चला गया और सारी प्रक्रिया पर रोक लग गई। 5 वर्ष बाद आदेश मिला कि फिर से साक्षात्कार होगा। वर्ष भर का समय और गुजर गया। उसके हाथ में साक्षात्कार का पत्र था। 15 दिन बच रहे थे और वह मनोयोग से तैयारी कर रहा था। अगली सुबह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ कि साक्षात्कार पुनः स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशक संदेह के घेरे में आ गए हैं और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सारी प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। एक जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया और फिर पूरा मामला खटाई में पड़ गया। इस बीच युगल जी छोटे मोटे स्कूलों में तो कभी प्राइवेट कॉलेज में किसी तरह रोटी भर कमाई करते रहे। इन संस्थानों में शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है किससे छिपा है। ऐसे संस्थान बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या का रोजगार तो दे रहे हैं, उन्हें 2 रोटी तो मिल रही है, यही काफी है। बच्चे, शिक्षक, अभिभावकों की समस्याओं से किसी को क्या लेना देना। यह जगत अपने आप में मग्न है। उम्र होती देख पिता ने उनका विवाह करना चाहा।
वे विवाह को टालना चाह रहे थे, परंतु घर और अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। देखते देखते 7-8 वर्ष का समय गुजर गया और रिक्तियों की नहर अभी भी सूखी हुई थी। उनकी उम्र भागी जा रही थी और वे उदास रहने लगे थे। उन्हीं दिनों केंद्र सरकार के उपक्रम में मात्र 50 नियुक्तियां निकली। अब तो उनके स्वयं का विश्वास डगमगाने लगा था। आवेदन देना ही था। युगल जी ने आवेदन दिया, कंपटीशन दिया और उसमें सफल रहे। फिर साक्षात्कार भी दिया, चयनित हुए और सूचना पट पर जो सूचना दी गई वे उसमें 32वें स्थान पर थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। माताजी तो स्वर्गवासी हो चुकी थी, परंतु उनके पिताजी थे। पिता और उनकी पत्नी और उनके भाई की प्रसन्नता का ठिकाना न था। सुख के पीछे आ रहे दुख का किसी को भी अनुमान नहीं था। सप्ताह भर बाद राज्य स्तरीय कार्यालय में सूचना आई कि अपरिहार्य कारणों से नियुक्तियों की संख्या घटाकर 20 कर दी गई। युगल जी का हृदय बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने स्वयं से कहा कि अच्छा होता कि उन्होंने भी कम पढ़ाई की होती, कम से कम आज भाई के जैसे खेती बाड़ी से गृहस्थी के लिए कुछ आय तो हो रही होती। हम दोनों उठ खड़े हुए। पहाड़ों पर अंधेरा अपना पंख फैलाने लगा था और एक ऑटो वाला पास आकर रुका। एमजी मार्केट। हम दोनों उसमें बैठ गए। ऑटो में और कोई सवारी नहीं थी। चलिए आज वहीं किसी होटल में भोजन कर लेंगे, मैंने कहा। डिग्री लेकर सड़क पर आए आज मुझे 16 वर्ष हो गए। नौकरी की उम्र जाती रही। रिक्तियां रहते हुए नियुक्तियां क्यों नहीं निकली? साक्षात्कार बार बार क्यों स्थगित हुए? रिक्तियां निकाली तो घटाई क्यों गई? इन प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं। इनमें मुझे तो कहीं भी मेरा दोष नजर नहीं आता। निश्चय ही मुझ जैसे और भी होंगे जो कहीं अपना दुर्दिन गुजार रहे होंगे, या यह भी हो सकता है कि कुछ ने संसार को टाटा बाई बाई कर दिया हो। कुछ परिवार भी तबाह हो गए होंगे। इस अपराध का आखिर दोषी कौन है? अब तक कोई फैसला सामने क्यों नहीं आ सका? युगल जी और भी कुछ बोलते रहे। वेटर भोजन परोस गया था, परंतु भूख मर चुकी थी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कहानी। गीता चौबे जी अभी जुड़ी है। गीता चौबे, स्वागत है। थोड़ा समय पर जुड़ा नमस्कार करें। सभी को। स्वागत है, लेकिन थोड़ा समय पर जुड़ा करें तो अच्छा लगेगा। आप एक अच्छी कहानी सुनने से वंचित रह गए। इतनी अच्छी कहानी अभी जयंत जी ने सुनाया, और एक एक समय बड़ा महत्व का होता है हमारे इस कार्यक्रम का। वैसे तो आप बाद में सुन सकते हैं जब हम इस यूट्यूब में इसको लोड करेंगे तो, लेकिन सामने सुनने का, लाइव सुनने का एक अपना अलग आनंद होता है। और अभी जयंत जी ने कहानी का आरंभ जो किया इस आज के अखिल भारतीय कथा लघु कथा सम्मेलन में, सचमुच बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी कहानी है। और जयंत जी की कहानी की यह विशेषता है, मैंने पहले ही कहा कि उनकी कहानी को पाठक पढ़ते नहीं है, बल्कि कहानी खुद को पढ़वा लेती है। इसकी वजह है सहजता, और भाषा में किसी जानबूझ के किसी की कोई मानसिक कसरत करने की कोशिश वो नहीं करते, ताकि पाठक को भी ऐसी कसरत करने की जरूरत ना पड़े और सहज रूप से उस कहानी को स्वीकार करें। वे सूची शैक्षणिक संस्थान से जुड़े रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, इसलिए उस परिवेश की कहानियों को लिखने में माहिर है। मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थानों में व्याप्त विसंगतियों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है अपनी इस कहानी के माध्यम से। अब मैं देखता हूं कि मैं इस कहानी के प्रति हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कहती हैं। अध्यक्ष जी से निवेदन है कि अपनी संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। जयंत जी की कहानी एक बहुत ही मतलब कहिए कि ऐसे विषय पे है जो अभी समाज में या देश में चाहे कहिए बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। नौकरी की जद्दोजहद एवं बढ़ती जिम्मेदारियों का बोझ सर पर लादे आम व्यक्ति के संघर्ष की कथा है यह। आए दिन वो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं और उनकी प्रतिभा के कारण चुनाव भी उनका हो जा रहा है, लेकिन किसी न किसी कारण से वह रद्द हो जा रहा है। तो यह हम आए दिन ये चीजें देख रहे हैं। समाज में जो व्यभिचार या भ्रष्टाचार के कारण भी रद्द होने की स्थितियां आती हैं, इस कहानी में इसकी भी बड़ी बात कही गई है। कहानी बड़ी सच्चाई, एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर ध्यान दिला रही है। युगल जी एक प्रखर सही शिक्षक है, लेकिन संकित हो चुके हैं। संकित होने की वजह यह है कि उन्होंने पग पग पर
झटके खाए, धोखे का शब्द नहीं कहूंगी, झटके खाए हैं और वो अपने इन्हीं बुरे अनुभवों के कारण आशंकित आशंका में डूबे हुए व्यक्ति हैं। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ जो स्थितियां आ जा रही है इस कहानी में वह देखने को मिला और यह आज की स्थिति नहीं, हम पहले से ही देख रहे हैं। सबसे अच्छा मुझे इसका अंत लगा जहां उन्होंने अंत किया, बीच में वो एक जगह एक लाइन लिखते हैं कि वह खेती की ओर ध्यान जाता है उनका, पुश्तैनी खेती की ओर जो बड़े भाई कर रहे हैं। तो रोजगार छोड़कर, रोजगार यह भी है, नौकरी केवल सरकारी छोड़कर अगर आदमी रोजगार की ओर मुड़े, लेकिन यह सिर्फ इंगित किया गया है एक वाक्य में, इसे थोड़ा और विस्तार देने से और भी अच्छा होता कि इसका ध्यान जा रहा है कि अगर हम लोग पुश्तैनी धंधों की ओर जाए तो स्वाभाविक सी बात है, या खेती की ओर जाए कि दोनों पक्ष मजबूत होंगे। अंत मार्मिक तो है ही, यह लघु कथा का आस्वादन लिए हुए है, जहाँ वो बोलते हैं भूख वाली बात, उनकी भूख मर गई, यहाँ दिल को छू लेने वाली बात। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत संक्षिप्त में बहुत ही सार्थक समीक्षा आपने किया है जयंत जी की कहानी पर, और निश्चित तौर पर वह बहुत ही अच्छी कहानी है, और आपने जो सुझाव दिया है उस पर भी वह भी विचारणीय है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मेरी ओर से भी मैडम। जी जी बोलिए जयंत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम को मेरी ओर से। जी धन्यवाद जयंत जी। और जयंत जी से निवेदन करें कि आप भी अगली बार अध्यक्ष भूमिका में हम लोग को सहयोग करें अगले महीना। अब तो 15 दिन में एक बार होता है, इसके लिए सबको समय मिल सकता है स्वेच्छा से। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, जैसे हमने कहा था कि मात्र 3 कहानियाँ ही पढ़ी जाएगी, बाकी लघु कथा लोग पढ़ेंगे। तो एक अध्यक्ष को हमने आमंत्रित किया था अनीता रश्मि जी को कि अपनी छोटी सी कहानी लेकर आइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वे 10 मिनट के आसपास की कहानी लेकर हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। तो हमारे अध्यक्ष अनीता रश्मि जी अपनी एक कहानी यहाँ प्रस्तुत करें और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी हमारे जयंत जी देंगे। तो जयंत जी कृपया ध्यान लगा कर उनकी कहानी को सुनेंगे। अनीता रश्मि जी। मेरी कहानी का शीर्षक है किरची। यह 80 के दशक का समय था। समय ने पलट कर देखा कि ऐसी क्या अनहोनी हो गई, शायद आज हवा चली नहीं, एक भी पत्ती हिली नहीं, शायद आज धूप नहीं निकली, धरा की गीली चुनरी नहीं सूखी, या शायद जीवन ठहर गया। जब प्रशांत ने उनका नाम लिया, कमरे से निकलती सुविधा के पांव ही नहीं छिटक गए, उसकी सांस तक छिटक गई। वह पलटकर प्रशांत को देखने लगी। प्रशांत आराम से आंखें मूंदे गाना सुन रहे थे। शुभदा जब कमरे में आई थी, उन्हें अपने में डूबे गाना सुनते देख पलट पड़ी थी। अभी दरवाजे के पास थी कि उनकी आवाज में घुल शुभदा शब्द ने उसके पैरों को जकड़ लिया था। उन 5 वर्षों में उसने पहली बार अपना नाम सुना था। ब्याह की वेदी से उठकर आने के बाद विदा होने तक वह नाम उस सबकी जुबान पर था, परंतु गाड़ियों के काफिले के साथ लौटते समय से ही कहीं खो गया था। रिश्तों के जंगल में वह बहू थी, भाभी थी, चाची थी, मामी थी, यहाँ तक कि दादी नानी भी थी। नहीं थी तो बस शुभदा नहीं थी। एकांत कोने में प्रशांत कई डॉक्टरनी थी। पहले ही दिन से, प्रथम रात्रि से भी सबके सामने यह 80 का दशक था। आओ तुमसे कुछ बात करनी है। संबंधों पर पड़ी बर्फ को पिघला पाएंगे क्या? 5 साल की पूरी जिंदगी इन्हीं संशयों, चोटिल एहसासों, दर्द के सुलगते सायों के साथ इन्हीं के बीच गुजर गई। कहते रहते थे प्रशांत, डॉक्टरनी साहिबा आप तो जानती ही हैं, अच्छी तरह समझती हैं, मैंने आपसे ब्याह क्यों किया था। शुभदा फिर खो गई। डॉक्टरनी अपने पूरे कद के साथ फिर खड़ी हो गई। उसे कितना शौक था शुभी या फिर शुभदी का। उसके सामने पिछले कई वर्ष घूम गए। आपसे ब्याह मैंने इसलिए नहीं किया था कि आपकी कमाई की मोटी रकम मेरी जेब की शोभा बढ़ाए। इसीलिए किया था ना कि आपकी कमाई की मोटी रकम मेरी जेब की शोभा बढ़ाए। नहीं तो आपके इस सांवले रंग में रखा क्या था। मेरी सांवली सलोनी मीठी सी गुड़िया, दादा कहते ना घाते, एक से बढ़कर एक रिश्ते। आपसे बहुत ज्यादा गोरी सुंदर वह लड़की थी। हाँ क्या नैना, बीए पास नैना, घर संभालने में निपुण।
शुभदा अपदस्त। डॉक्टरनी साहिबा, आप सुंदर तो है, पर आपकी कमाई कहीं ज्यादा सुंदर है। शुभदा समझ रही है, इन्हीं पैसों से ऐश करने के लिए तो मैंने इतने कम दहेज में भी विवाह के लिए हामी भरी थी। एहसान मानो मेरा। फिर उसका दाहिना हाथ थाम लिया, लेकिन पति के हाथों की कोमलता उसमें नहीं थी, कसाई के हाथों की कठोरता। लाइए, पर्स हमें दीजिए, सरकारी अस्पताल का पैसा हम भी तो चखें। अभी कल ही करते बात हो जैसी। डॉक्टरनी साहिबा, आप जानना चाहती है ना मैं काम क्या करता हूँ? तो सुन ही लीजिए। मैं वो कारों की कतारें देखी है ना बाहर, सबकी नंबर प्लेटें बदली हुई हैं, रंग रोगन भी एकदम नया, सीटों के कवर भी नए, किरची, केवल किरची, सपनों की आहट होते जाने से अलग अलग बिखरी पड़ी अनगिनत किरची। डॉक्टरनी साहिबा, व्यापार में बहुत घाटा सहना पड़ रहा है, अपने बाप से 10 लाख मांग कर लाइए ना। ना 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 की कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात, आपके बाप आपका नर्सिंग होम बनवाने के लिए कब तैयार होंगे? अब 5 साल बाद भी वही रूखे सूखे से कैसे काम चलाऊं? किरचे बुरी तरह चुभने लगी। अब और बाप कहा तो क्या? आपकी जुबान कब से इतनी लंबी हो गई, काट कर रख देंगे। कितना सहूं, पापा का अपमान बर्दाश्त नहीं कर। क्या कहा? तड़ाक। औरतों को वश में करना मुझे आता है। बहस मोबाइल से अपने स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिताओं तक ही रखती तो अच्छा था। वहाँ मेडलों से घर भर रखा है, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ भी बहस करें। नहीं समझ में आती मेरी बात? टेटुआ दबा दूंगा। बहस करना बर्दाश्त नहीं, कितनी बार कहा है। डॉक्टरनी साहिबा, डॉक्टरनी साहिबा, डॉक्टरनी साहिबा। अचानक शुभदा का चौंकना स्वाभाविक था। शहद टपक रहा था आज। आओ बैठो पास। कब से बैठी न थी, यह भी याद नहीं था। शुभदा, तुम्हारे माता पिता गुजर गए। शुभदा अवाक थी, पर अभी आघात सा लगा, इन्हीं के कारण तो। और एक कारण, प्यार स्नेह इज्जत की भूख कब की मिट चुकी थी। प्रशांत उसे जीवित करना चाहते हैं क्या? कर पाएंगे? आघात पूर्वक। अब मेरा भी सहारा छीन गया। शुभदा, ऐसा करो, तुम्हारे भैया है ना, उनसे कहो जरा व्यापार में मदद, घाटे में चल रहा है। प्रशांत अपने को बिजनेसमैन की तरह ही सामने पेश करते, डंक लगते ही वह उठ खड़ी हुई। मुझे नहीं लगता हमें पैसों की कमी है, आप भैया को मत फंसाइए, पापा को काफी निचोड़ चुके थे। प्रशांत के अंदर एक बिच्छू करवट बदलने लगा। उसने दांत बीच लिए। इस आदमी की आंखों का पानी कब तक मरकर सरता रहेगा? नहीं, मुझसे अब पाप मत कराइए, मैं आर्थिक रूप से टूटे हुए भैया को जरा भी बोझ नहीं दे सकती। बात कुछ समझो शुभदा, तुम्हारे भैया, तुम्हारा नर्सिंग होम भी तो अब तक नहीं बना है। मेरे भैया पापा का कर्ज चुकता करते हुए अधमेरे हो जा रहे हैं, मैं और तंग नहीं कर सकती। निश्चित राशि के अंतस का बीस बुलाने लगा था। अंतस का बीस बुलाने लगा था। शुभदा की आवाज गूंजी। वैसे भी पापा ने मनोज भैया के प्रति अन्याय किया है, मुझे पढ़ाने बढ़ाने में ये औकात से ज्यादा खर्च कर डाला। अपने बल पर आगे बढ़ने की बात उन्हें कहते रहे। हल्की सांस ली हल्का होने के लिए, फिर कहा, भैया एक साधारण सी दुकान से अपना घर चलाएं, पापा का कर्ज चुकता करे, या आपके बिजनेस के सुरसा मुख को। बिजनेस में क्या, कार की चोरी शब्द को होठों पर लाने से पहले वह कमरे से बाहर। यह खुलासा चंद रोज पहले ही हुआ था। सदा संदिग्ध लोगों से मिलने वाले प्रशांत के मुंह से ही सुना था। 2 कारों के बेचने से कारों के रंग रोगन, नेम प्लेट आदि का खर्च निकल आएगा। साथी से धीरे शब्दों में प्रशांत कह रहे थे। अनिकेत की नैपी बदलती शुभदा के कान खड़े हो गए थे। वह उसी समय थाने में फोन करने के लिए उद्यत, रिसीवर उठाया भी, फिर औरत यानी पत्नी के औरत पत्नी ने हाथ रोक लिया। 2 महीने के अनिकेत को कम से कम पिता का प्रेम तो मिल रहा है। यहाँ प्रशांत कंजूस नहीं, शाखर्च थे। दिन भर की भाग दौड़ से थकी शुभदा घर आती तो उन्हें अनिकेत पर प्यार का खजाना लुटाते देख आश्वस्त हो जाती। पिता के रिश्ते की गरिमा को तो पहचानता है आदमी, उसके मुन्नी को दोनों की आवश्यकता है।
हाँ, अपने पिता को भी। उसने रिसीवर रख दिया था। तब से उसने प्रशांत के बगल में सोना बंद कर दिया था। चाय भी साथ नहीं पीती। वह यानी शुभदा अपने विद्यालय महाविद्यालय की मेधावी तर्कशील छात्रा, कई डिबेट की विजेता, एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए दहेज तलाक की मुखर वक्ता, कैसे जी हाँ जी जो कहे ठीक, बात करूंगी पापा से आदि के संक्षिप्त चक्रों में घूमने लगी, उसे खुद भी नहीं पता। तब कहा था पापा लड़के से ज्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ, ज्यादा कमाती हूँ, दहेज मुझे मिलना चाहिए ना। वह अधिक दहेज का कैसे हकदार हो गया? लेकिन माँ की बीमारी से बंद सारे मेडल को ताले के हवाले कर दिया था। मुखर विरोध फिर धीरे धीरे बर्फ की सिल्ली में तब्दील। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी किस्तों में भरी थी शादी होने की सजा। भैया को किसी तरह बीए करवा पापा ने हाथ खड़े कर दिए थे। नहीं, ये उन्हें पापा की तरह नहीं, युवा लड़कियों के जैसे शुभदा के भी अंदर आकाश को नाप लेने के सपने थे। उसने बहुत शौक से बोए थे। अपनी खिड़की से चांदनी को निहारती शुभदा का सर तकिए पर, हाथ अनिकेत की पीठ को सहलाते हुए। छन छन कर आती चांदनी बादलों से आंख मिचौली में व्यस्त, वह बेतरतीब विचारों में। खूंटी पर टंगा एप्रन मुंह चिढ़ा रहा था। एप्रन पर मेडल चिपके जा रहे थे। वाद विवाद में प्रथम, संगीत में द्वितीय या प्रथम, दौड़ या लॉन्ग जंप में प्रथम द्वितीय, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पर नाम कमाती शुभदा का मेडल। दहेज की चिंता से निशा को बचाकर लाती शुभदा ने मेडल नहीं जीता था सबका विश्वास, कोमल स्त्री मन को हिम्मत बंधाने की आस। उसी शुभदा का एप्रन बड़ी बड़ी पॉकेटों में बदल कर रह गया था। उसने करवट बदली, सामने फिर वही एप्रन। पहली बार मार उसने तब खाई थी जब पर्स देने से इनकार किया था। दूसरी बार जब वह 1/4 पैसे निकाल छुपाने लगी थी और रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इस हर बार प्रशांत के छोटे भाई बहन, माँ या पिता दौड़कर खिड़की दरवाजे बंद करने लगते। रेडियो टेप की आवाज तेज कर दी जाती। बड़े घरों में मारपीट की आवाज अच्छी लगती है क्या? बड़े घरों की बड़ी बातें, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ियों की चर्चा उनमें ज्यादा पकती है। क्यों सहती रही इतना? भूखों मरने की मजबूरी तो न थी तुम्हारी? एप्रन बिस्तर पर आ गलबहियां डाल चांदनी को देखने लगा। बीच से झांकता स्टेथोस्कोप। उसने भी सलाह दिया, क्यों सहा इतना? मम्मी पापा के कारण। अब भी वे अर्थी के साथ ही देहरी लांगने की विचारधारा वाले थे। स्टेथोस्कोप जीरा पर उतारो। वे लोग क्यों मरे? कैसे? अपनी रूढ़ियों के कारण, पागलपन से भी। पढ़े लिखे डॉक्टर बेटी की कीमत को बेटी की मुस्कुराहट के बाद भी पहचान लेते थे पापा माँ। भाई को भी मारना है। एप्रन मिट्टी तेल के कनस्तर में स्टेथोस्कोप माचिस में बदल गया। फिजाओं में जले मांस की गंध, सांस लेने में भी तकलीफ, चारों ओर धुआं, मानव मांस के जलने की गंध, एक मांस का लूथड़ा, स्त्री आकृति काली काया से चिपका गंधाता। ऊपर से एप्रन स्टेथोस्कोप ठट्ठा कर हंस रहे हैं। चांदनी आंख बन चुकी है। फिर दोनों हथियार बन गए। प्रशांत ने सोने से पहले कहा था, भैया से बात कर लेना, नहीं तो उसी बेटे अनिकेत को प्रशांत भी नहीं बनाना है। एकाएक शुभदा ने बेटे को उठाया, चांदनी को बाहों में भरा और बाहर। दोनों हथियार साथ थे। पुलिस ने जल्दी घर को घेर लिया। शुभदा का कॉल काम कर गया। कितना संघर्ष, कितनी परेशानी, पर डॉक्टर शुभदा ने हार नहीं मानी। समय के माथे पर बर्फ पड़ गए, शुभदा के माथे पर नहीं। आज इतने वर्ष पश्चात सब कुछ व्यवस्थित। विगत की देर से उठुक करते हुए अपने चैम्बर में बैठी शुभदा ने बेटे अनिकेत को आवाज दी, डॉक्टर अनिकेत आज ही आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा रहा है। शुरुआत में मुश्किलें आई, खूब मेहनत करनी पड़ी। अनिकेत को अकेले पालना भी भारी काम, लेकिन यह शुभदा थी। मुश्किलों से दो हाथ करना उसे अच्छी तरह आता था। हर समस्या को ठेंगा दिखला सकती है, हर संघर्ष में तनकर खड़ी अड़ी रह सकती है, हर स्त्री की तरह। अंततः मेहनत, लगन, चाहत रंग लाई और उसका अपना नर्सिंग होम खुला। इतने सालों में अनिकेत नर्सिंग होम का बोर्ड खूब चमचमा उठा है।
शुभ्रा के साथ उसके हथियार, एप्रन, स्टेथोस्कोप और चांदनी अब भी है। किरची गुम, सदा के लिए गुम। धन्यवाद। धन्यवाद अनिता रश्मि जी। प्रताड़ित नारी के अंतर मन की बहुत ही मार्मिक कहानी आपकी थी। क्या शीर्षक था कहानी का? किरचियाँ। मैं चाहूँगा कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी जयंत जी दे। हालांकि कहानी आपकी थोड़ी 10 मिनट से अधिक हो गई। चलिए कोई बात नहीं, कहानी बहुत अच्छी थी आपकी। इसलिए हम चाहें कि अब हम इसके बाद अब लघु कथा का ही आरंभ करेंगे। आपने जो नाम दिया था उसमें से मात्र एक नाम पवित्रता अग्रवाल किया है, उनकी कहानी सुनेंगे, बाकी लोग की लघु कथा सुनेंगे। तो जयंत जी से निवेदन है कि अनिता रश्मि कहानी पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। जी, कहानी में बड़े ध्यान से सुन रहा था। स्त्री मन की व्यथा, उसकी समस्याओं को उजागर करती हुई कहानी पहले दृष्टिकोण से लगती है, और एक ऐसी स्त्री जो जीवन भर संघर्ष करती रहती है और अंत में अपने पुत्र को सफल बनाने में सफल हो जाती है। लेकिन मैं इस कहानी को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। स्त्री तो सफल है, नायिका बिल्कुल सफल है, लेकिन नायिका के पीछे का जो परिप्रेक्ष्य है, जो उसके माता पिता हैं, यहाँ बहुत बड़ी कमी माता पिता में है कि वह आज भी अपने रूढ़ियों से टूट नहीं रहे हैं, और उसी के कारण आज जो स्त्रियों की स्थिति है वो हम लोगों के सामने। अगर वह अपने आप को बदल लिए होते नायिका के लिए तो कहानी कुछ और होती। जो नायिका है कहानी की, सुधा डॉक्टरनी, उसका जीवन कहीं और ज्यादा सुखी होता, लेकिन नाम ही सुधा है। वो जीवन भर संघर्ष करती रहती है और अंत में सफल होती है। बहुत अच्छी और बहुत मार्मिक कहानी, और ये बताती हुई कि हमारा जाता हुआ जो पीढ़ी है जाती हुई, वह आज के नारियों को सपोर्ट नहीं कर रही है। सपोर्ट जो चाहिए वास्तव में सिर्फ अपने स्तर से आज लड़कर उन्हें लेना पड़ रहा है। एक अच्छी स्त्री भगवान कहानी, स्त्री भंवर की एक बड़ी सुंदर कहानी। पिताजी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद जयंत जी। अब आप लोग अपना माइक को बंद कर लेंगे। अनीता जी अपनी माइक को बंद कर लीजिए, उसमें हाँ, निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया ढंग से त्वरित समीक्षा देना बड़ी कठिन काम है, और जयंत जी बड़ा बखूबी इस चीज़ का निर्वाह कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अनीता रश्मि और जयंत जी जैसे लोग आए सामने समीक्षक या अध्यक्षता के रूप में तो ज़्यादा बेहतर हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहें कि आने वाले लोग अब लघु कथा का पाठ करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर ले। यह खुशी की बात है कि आज पहली बार इतने ढेर सारे नए पुराने रचनाकार हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं। आज 20 रचनाकार अभी तक जुड़ गए हैं। अभी बोलते बोलते देखिए मालती बसंत एक और जुड़ गई हैं। अभी सभी लोग रचना पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, समय की बाध्यता रहेगी, बावजूद हम अधिक से अधिक लोगों को शामिल करेंगे। 9:30 बजे तक जितने रचनाकार शामिल हो जाए। लेकिन यह खुशी की बात है कि पटना पर इतने सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ रचनाएं सुन रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी बारी आती है। अगली बार फिर कोई और सुनेगा। तो मैं अगले रचनाकार को बुलाऊँ लघु कथा पाठ के लिए। जिस तरह से लोग जुड़े हैं उससे पहले मैं 3 सूचना आपको दे दूँ। निवेदन है कि आप लोग ध्यान देंगे। जब यह हमारी यह गोष्ठी, ऑनलाइन गोष्ठी जब समाप्त होगी तो रचनाकारों से निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं वे लोग अपनी एक तस्वीर हमारे अवसर साहित्य यात्रा पेज पर जो पोस्ट कर देंगे। जिनकी तस्वीर छूट जाती है तो वे बाद में उनकी शिकायत रह जाती है कि हमारी तस्वीर नहीं आई या कुछ और बात होगी, तो उनकी तस्वीर रहेगी, उनकी तस्वीर को ही हम कनेक्शन कलेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए निवेदन है कि जब यह कार्यक्रम ख़त्म होता है तो आप 25-30 मिनट के अंदर या आज किसी भी समय अवसर साहित्य यात्रा में अपनी एक तस्वीर अवश्य पोस्ट कर दें। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कहानियाँ या लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र यह नहीं कि यहाँ पर हम एक दूसरे को सुन ले, और भी लोग सुनेंगे, देश भर के लोग सुनेंगे। इसके लिए हमारी कोशिश होती है कि यह कहानी भी, यह पूरा आयोजन ही रिकॉर्डिंग हो रही है, और इसे हम यूट्यूब में कल सुबह तक लोड कर देते हैं। तो यूट्यूब सिद्धेश्वर के नाम के यूट्यूब चैनल पर हर बार की तरह यह
लोड होगी। तो आप लोग से निवेदन है कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को, अपने मित्रों के बाद उस लिंक को भेज सके, ताकि आपकी कहानी, आपकी लोक कथा को वहाँ तक वह पहुँच सके। यह दूसरा। और तीसरा एक और बात है कि हमने महीना में 2 सप्ताह जरूर गैप कर दिया है, लेकिन हम बैठे नहीं रहते हैं, हम कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करते हैं। हमने जो पहले का जो आयोजन था सिद्धेश्वर की डायरी, उसे हमने फिर आरंभ कर दिया है। हर सोमवार को हम यूट्यूब पर उसे सीधे हम डालते हैं, जिसमें कि आप कभी भी किसी भी समय आपको जब फुर्सत मिले आप उसे देख सकते हैं। वो उसकी खासियत यह है कि उसमें किसी ज्वलंत विषय पर तो हम उस पर चर्चा करते ही हैं, उसमें किसी साहित्यकार से कभी भेंट वार्ता और किसी नई पत्रिका का हम पूरा परिचय पूरा पता के साथ देते हैं। वह आप लोग के फायदे के लिए चीज़ है, ताकि आप पत्रिका का पता नोट कर सकें और उस पर कौन सी रचनाएं कैसी आती है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रतियोगिता का आयोजन होता है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस तरह की सामग्री आप वहाँ देख सकें। और इनमें से जो चुनी हुई रचनाएं होती है उससे भी हम वहाँ शामिल करते हैं। तो आप उस कार्यक्रम को कदापि न छोड़ेंगे। इस सूचना के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं। आज सबसे पहले जुड़े थे हमारे अनिल कुमार जैन जी, जो नियमित जुड़ते रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है, बहुत बेहतर लिख भी रहे हैं, आजकल रचनाओं का सृजन कर रहे हैं। हमारे मंच के एक सशक्त रचनाकार है। अनिल कुमार जैन जी से निवेदन है कि अपनी लघु कथा का पाठ करें। सिद्धेश्वर जी, मुझे भी पढ़नी है क्या? क्या क्या नाम है? पवित्र अग्रवाल। हाँ, आपका तो कहानी में नाम है। आपकी जैसे आपका नाम आएगा तब बोले, 2-3 आदमी के बाद आपका है, ठीक है। लेकिन कहानी आप 10 मिनट का ही पढ़िएगा, ज़्यादा लंबी नहीं। 10 से छोटी है, 10 से हाँ बड़ी ठीक है, ठीक है। अनिल कुमार जैन जी। जी नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, पढ़िए। आदरणीय मंच को नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मैनेज। शिव मधु अपने पड़ोसी ज्ञान सिंह को मिलने वाले पुरस्कार समारोह में जा रहे थे। रास्ते भर शिव अपनी पत्नी से एक ही बात करता जा रहा था कि पुरस्कार आजकल योग्यता से नहीं बल्कि चाटुकारिता और पैसे के दम पर मिलते हैं। बार बार एक ही बात दोहरा रहे पति को झिड़कने वाले अंदाज में पत्नी मधु बोली, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो भाई साहब ज्ञान सिंह जी की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो सकता है कुछ मामलों में आप सही हो, पर सभी चाटुकारिता और पैसे के दम पर थोड़ी हासिल करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे रहने दे तू और तेरे भाई साहब, पति ने उत्तर दिया। दोनों बात करते करते ऑडिटोरियम में पहुंचे और स्थान ग्रहण किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। जो ही ज्ञान सिंह को पुरस्कार प्राप्ति के लिए मंच पर बुलाया, विनम्रता के साथ ज्ञान सिंह जी उठकर मंच की ओर बढ़े। लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मधु अपने पति से धीरे से बोली, सुनो जी, क्या तालियां भी चाटुकारिता और पैसों से खरीदी जा सकती है क्या? धन्यवाद। क्या बात है। आपकी लोक कथा के प्रार्थना तो बड़ा, जो पंच लाइन होता है बड़ा महत्व रहता है और आप उसका निर्वाह करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी देंगी। जी अनिल जी की लघु कथा बहुत छोटी पर मार करे गंभीर वाली हालत है, घाव करे गंभीर वाली। पुरस्कारों का सच भी बयान करती है, लेकिन पत्नी का जो बीच में कहा गया है कि सभी ऐसा नहीं होता, तो यह भी बड़ा सच है। अंत बहुत ही मार्मिक शब्द गलत करिए, अंत बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और तालियों की बात जो उन्होंने उठाई तो सोचने वाली बात है पाठकों के लिए। जी जी। शीर्षक क्या था? मैनेज। हाँ, शीर्षक भी सटीक, बढ़िया। तो मैंने कहा भी कि इनकी जो लोक कथा, अनिल कुमार जैन जी हमेशा तो पंच लाइन बड़ा महत्व रहता है लोक कथा का, तो उसका निर्वाह करते रहे हैं। लोगों को सीखना चाहिए, यह सीखने का ये मंच है। तो बहुत सारे लोग अंत में कुछ ना कुछ निर्णय बोल देते हैं, ऐसा बोला था, ऐसा महसूस किया, वो विक्षिप्त हो गया। इस तरह की बातें करने के बाद फिर लोक कथा में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। लेकिन अनिल कुमार जैन जी बहुत अच्छा पंच लाइन व्यक्त करते हैं। धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अनीता पंडा जी। अनीता पंडा जी, जैसा कहा कि हम जुड़े हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है।
हमें लगता है कि धीरे धीरे आप लोग और बेहतर लिखते ही हैं। और जितने रचनाकार हो उनसे निवेदन है कि जो पढ़ लेते हैं वे जुड़े जुड़े रहिएगा। कहीं यहाँ तो 15 दिन में यह कार्यक्रम आता है, एक दूसरे को सुनने में केवल इस फीस समय जल्दी नहीं मिलेगा नहीं आपको, तो आप एक दूसरे को सुने अवश्य। अनीता पंडा जी। धन्यवाद। समृद्ध मंच को मेरा नमन और आदरणीय अध्यक्ष महोदया को भी मेरा अभिनंदन एवं सादर वंदन। मेरी ये लघु कथा का शीर्षक है आत्मसम्मान। चिलचिलाती धूप में गर्मी से बेहाल इंदिरा पुदीने और नींबू से सजे गन्ने के रस के ठेले के पास पहुंची। उसने ठेले वाले से कहा, भैया 1 गिलास गन्ने का रस दीजिए। रस निकालते हुए उसने पूछा, दीदी क्या इसमें पुदीना मिला दूं? इसमें इसकी सुगंध आ जाएगी और पुदीना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। उसकी बातचीत के अंदाज से पता चल गया था कि वह पढ़ा लिखा है। भैया आप शिक्षित लगते हैं, इंदिरा ने कहा। जी मैं बीएससी हूँ और एक कंपनी में काम भी करता था। फिर यह गन्ने का ठेला? जी वहाँ 12-12 घंटे काम करो और कुछ हो जाए तो लताड़ भी सुनो। इसके बाद कंपनी में नुकसान हुआ और कर्मचारियों की छटनी हो गई। उसमें मैं भी था। बस क्या करता, पूंजी तो थी नहीं, कम पूंजी में यह काम शुरू कर दिया। आपको फिर से बुलाया नहीं गया या आपने कोशिश नहीं की? हाँ बुलाया था दीदी, और मैंने कोशिश भी की थी, पर जितनी तनख्वाह वहां मिलती थी उससे दुगना तो यहाँ कमा लेता हूँ। यहाँ लागत कम और लाभ अधिक, न टैक्स न जीएसटी, साथ ही न समय की पाबंदी न डांट फटकार। दीदी यह ठेला नहीं, ये मेरा गर्व है। धन्यवाद। धन्यवाद अनीता पंडा जी। और अध्यक्ष टिप्पणी के लिए अनीता रश्मि जी। अनीता जी की लोक कथा स्वरोजगार के महत्व को मान्यता देती है, बल्कि बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली प्रेरक लघु कथा है। कम में अधिक तो कहती ही है। सबसे अच्छी बात है जो अंत में कहा गया है, गर्व है ने कई स्वरोजगार करने वाले, छोटे कार्य करने वाले को भी गर्व देने की बात कहे कि प्रेरित करेगी। ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छी लघु कथा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद अनीता पंडा जी और हमारे अध्यक्ष महोदय जी। इसके बाद हमारे मंच पर उपस्थित हुई थी रश्मि लहर जी। बहुत दिन बाद आए भी है, काफ़ी परेशानियों से जूझ रही थी। हमें खुशी है कि आज मौका मिला आने का। रश्मि लहर जी से निवेदन है कि अपनी एक लघु कथा के साथ उपस्थित हों। आप सभी को सादर प्रणाम। मंच को नमन करती हूँ और अपनी लघु कथा पढ़ती हूँ। इसका शीर्षक है चेयरमैन साहब। हर समय खीखी करती रहती है। लोग उसे नहीं छेड़ेंगे तो क्या मुझे छेड़ेंगे? मैंने जरा सा हाथ क्या पकड़ लिया, शिकायत करने पहुंच गई। हरासमेंट कमेटी के चेयरमैन का ठहाका गूंजा। तभी चेयरमैन का मोबाइल बजा। हेलो, क्या राधा बिटिया ने मारा? इतना मारा कि मृतप्राय हो गया है कुंदन। पर राधा तो किसी को डांटती तक नहीं है। ऐसा क्या कर दिया कुंदन ने? अपने माथे का पसीना पोंछते हुए चेयरमैन साहब चिल्ला सा पड़े, ये कहते हुए कि क्या कह रही हो राधा की माँ? ड्राइवर कुंदन ने अश्लीलता से हंसते हुए राधा का हाथ पकड़ लिया था। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि लहर जी। क्या शीर्षक था? चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब। अनीता रश्मि जी। यह स्त्री विमर्श की लघु कथा है। प्रतिरोध को स्वर मिला है, लेकिन मुझे लगता है चेयरमैन साहब से एकदम साधारण सी बात, खाली संज्ञा उभर रही है। बात उभरनी चाहिए तो और शीर्षक अगर दूसरा बदल कर आप लगाएं तो
पूरी बात उभर जाए जिससे ठीक जिसे है, तो ज्यादा सार्थक होगी। ठीक है। ऐसे प्रतिरोध का स्वर अच्छा है, चाहे तो 2-3 वाक्य और बढ़ा सकती हैं बीच में। जी, इसे अच्छा, इसे एक बार और देखने की जरूरत है। आपने ठीक बिल्कुल बिल्कुल शीर्षक इस पर काम कीजिए। शीर्षक पे काम करें। फिर ठीक है, एकदम सिंपल सा शीर्षक लग रहा है। ठीक है दीदी, ठीक है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह समीक्षा कुछ सुझाव परामर्श होनी चाहिए। ये एक हम लोग की गोष्ठी आपस में एक सीखने सीखने सिखलाने और कुछ समझने की है। इसमें किसी तरह की अन्यथा लेने की भी जरूरत नहीं है। और रचनाएं तो आप लोग की अच्छी रहती ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और परिष्कृत होकर और बेहतर रचना बने। इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे जी, इसके बाद हम पवित्रता अग्रवाल, जिनकी कहानी को रश्मि लहर जी ने रश्मि लहर कह रहे हमारे अध्यक्ष महोदय ने अनीता रश्मि जी ने चयन किया था, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मात्र वो अब एक कहानी पढ़ेगी, उसके बाद लघु कथा फिर चलेगा। तो पवित्रता अग्रवाल जी कृपया आए और अपनी एक छोटी सी कहानी 10 मिनट की कहानी प्रस्तुत करें। नमस्कार। पहले तो मैं नाम सही कर दूं सुदेश जी, मेरा नाम पवित्रता नहीं पवित्रा अग्रवाल है। अच्छा अच्छा, पवित्रा जी, ठीक, धन्यवाद मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। जी। कहानी सीधे कहानी पर आती हूँ। आखिर क्यों? कॉलेज से लौटी तो घर का वातावरण कुछ असहज सा लगा। रोज की बार चाची खोलती थी, आज माँ ने खोले थे और चाची का कहीं अता पता नहीं था। इस समय रोज चाची मेरा इंतजार करती मिलती थी, फिर हम दोनों मिलकर साथ खाना खाते थे। चाचा की शादी के बाद से घर मुझे बहुत